वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। लास्ट क्लास में हम लोग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे और हमने ये पढ़ा कि किस तरह से इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे थ्री फेज टू पोल का। थोड़ा बहुत हमने जाना कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले थ्री फेज के फॉर्म में और कुछ मैकेनिकल पावर आउटपुट दे, तो उसमें स्पीड जो डिसाइड होगी वो पोल पे डिसाइड होगी। और थ्री फेज टू पोल की वाइंडिंग कैसे करेंगे वो हमने सीखा इसमें। उसके बाद हमें ये देखना था कि जो हमने कहा है कि थ्री फेज टू पोल वाइंडिंग है वो टू पोल कैसे बनेगा वो देखने का हमने स्टार्ट किया। और उसमें हमने पहला केस देखा था कि जब ओमेगा टी इक्वल टू 0 हो, तो उस समय आपको याद होगा कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड था वो कुछ वर्टिकली डाउनवर्ड था, इस तरह से ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे। ठीक है, अब ओमेगा टी इक्वल टू 30 पे आपको कहा गया था, कुछ लोगों का आंसर भी आया है, कुछ लोगों का सही है, कुछ लोगों का गलत है, जो भी है अभी देखेंगे इसको। मैग्नेटिक फील्ड जो रिजल्टेंट आया वो कुछ इस तरह से आया। अगर हम इसको एक्चुअल बनाना चाहें कि कैसा होगा तो देखिए वो कुछ इस टाइप का होगा, है ना। इधर से कुछ निकलता हुआ हम यहाँ पर दो लाइन लेकर के आपको बना रहे हैं। ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा। देयर विल बी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, लेकिन अभी हम आपको दो लाइन से दिखा रहे हैं, इक्वली यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इधर से भी इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कितने पोल हैं? दो पोल हैं, है ना। यहां से इस आयरन पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड निकल के एयर में आया और यहां पर एयर से वापस आयरन पार्ट में जा रहा है। तो मैग्नेट के जिस पार्ट से निकल के एयर में जाता है वो होता है नॉर्थ, यानी ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? नॉर्थ। और जहां से आपको फॉर एग्जांपल नॉर्थ साउथ, यही तो होता है मैग्नेटिक लाइंस, और अंदर में ऐसा। तो जिस पार्ट से निकल के एयर में जाता है वो नॉर्थ होता है और एयर जिस पार्ट में इन करता है वो साउथ होता है। तो यहाँ से निकल के जा रहा है एयर में, ये बीच का एयर गैप है, तो ये नॉर्थ हो गया, और एयर से इस पार्ट में इन कर रहा है तो ये साउथ हो गया। कितने पोल बने? दो पोल बने। ठीक है, अब उसके बाद हमें ये देखना है कि आखिर ये थ्री फेज टू पोल तो आप समझ गए, लेकिन रोटेटिंग का क्या माजरा है। ठीक है, तो उसके लिए हमने दूसरा केस लिया ओमेगा टी इक्वल टू 30 डिग्री। सप्लाई यही है, थ्री फेज बैलेंस सप्लाई, जो यहाँ पे पावर सप्लाई है। तो आई आर ओमेगा टी इक्वल टू 30 पे, यानी कि अगर हम इस साइनोसॉइडल को, इसको अगर हम यहाँ ऐसे बना रहे हैं, ये प्योर साइनोसॉइडल है, तो जब ये यहाँ पर था तो उस इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा था। अब ओमेगा टी इक्वल टू 30 पे मतलब जब कुछ ये पोजीशन है, इस टाइम इंस्टेंट पे जब वेव फॉर्म होगा आर फेज का, वाई फेज का कुछ कहीं पे और होगा, उस समय कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड वो देखना है। तो यहाँ पे आप ओमेगा टी की जगह 30 डिग्री पुट कीजिए। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो साइन 30 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा Im/2। MMF होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू Im/2। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है, कितने टर्न्स आर फेज के हैं, वाई फेज के हैं, बी फेज के हैं, तीनों का सेम नंबर ऑफ टर्न्स रखते ही हैं। तो N/Im/2 हो गया MMF, और फ्लक्स होता है MMF बाय रिलक्टेंस। 1/रिलक्टेंस को हमने ले लिया है K, तो यहाँ पर क्या हो गया? फ्लक्स आर फेज के कारण फ्लक्स कितना हो गया? KNIM/2। आर फेज के कारण फ्लक्स हो गया KNIM/2। ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे आर फेज के कारण कोई फ्लक्स नहीं था, लेकिन हम देख रहे हैं कि ओमेगा टी इक्वल टू 30 पे आर फेज के कारण फ्लक्स है, इसका मैग्नीट्यूड है KNIM/2। अब एक और चीज देखिए, ये करंट का जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आई है, करंट की वैल्यू पॉजिटिव आई है। इसका मतलब है कि एज ए मोटर, मोटर के केस में करंट लेना चाहिए सप्लाई से, तो करंट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि आर फेज
करंट ले रहा है ना, मतलब सप्लाई से करंट ले रहा है, ठीक है। मतलब R1 में करंट आ रहा है, ठीक है। तो R1 में आएगा तो R2 से निकलेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग इसका बनाएंगे, डॉट क्रॉस देंगे। 1 मिनट। तो R1 में करंट इन कर रहा है, इससे इन करके अंदर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस। अब R1 में अंदर गया तो R2 से बाहर निकलेगा, R2 में क्या हो जाएगा, डॉट, ठीक है। अब अगर आप Y फेज को देखिए तो Y फेज में अगर आप यहाँ पे ओमेगा टी इक्वल टू 30 डिग्री पुट करेंगे, क्या, तो क्या होगा, यहाँ 30 डिग्री पुट किया जाए तो क्या होगा, साइन -90, आई एम साइन -90, आई एम साइन -90 मतलब माइनस आई एम साइन 90, और साइन 90 1 होता है, मतलब माइनस आई एम। मतलब इस इंस्टेंट पे ओमेगा टी इक्वल टू 30 पे Y फेज का करंट मैक्सिमम है और निगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि Y फेज करंट ले नहीं रहा है बल्कि दे रहा है, कुछ इस तरह से Y फेज करंट दे रहा है, Y इज गिविंग द करंट, ठीक है। यानी Y1 से करंट निकल के बाहर जा रहा है, Y1 से करंट निकल के बाहर जा रहा है, तो Y1 से करंट निकल के बाहर जा रहा है, मतलब Y1 पे क्या होगा, डॉट, और Y2 पे क्या होगा, क्रॉस। आगे बढ़ने से पहले जरा हम लोग अलग अलग पहले देख लें कि R फेज का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा और Y फेज का किधर होगा। तो देखिए, अगर सिर्फ हम R फेज को देखें तो ऊपर से करंट इन कर रहा है और नीचे से निकल रहा है। एक बार फिर राइट हैंड रूल यूज करेंगे, अंगुलियों को करंट की डायरेक्शन में फोल्ड करेंगे तो थंब बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एक्सिस, है ना। तो ये करंट अंदर से गया, नीचे से निकला, तो मैग्नेटिक एक्सिस किधर है, लेफ्ट साइड। मतलब R फेज के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, इस मैग्नीट्यूड का। Y फेज के कारण हम लोग देख ही चुके हैं, इसके कॉइल एक्सिस के परपेंडिकुलर, है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री नीचे देख चुके। और देखिए Fy ही होगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय Y के द्वारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, N into Im, ठीक है। अब आते हैं B फेज पे। B फेज में ओमेगा टी इक्वल टू 30 पुट करेंगे, ये होगा Im sin 150, और sin 150 होता है कितना, 1/2, तो Im/2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब B फेज भी करंट ले रहा है, B फेज इज आल्सो टेकिंग करंट एज ए मोटर, तो B फेज भी करंट ले रहा है इधर। अच्छा देखिए, R फेज कितना करंट ले रहा है, Im/2, Y कितना दे रहा है, Im, और B कितना ले रहा है, Im/2, तो बैलेंस्ड है ना। बोलिए, R फेज से Im/2 आया, B फेज से Im/2 आया, दोनों मिलके यहाँ पर आया, यहाँ पे KCL लगेगा, किरचॉफ्स करंट लॉ, और दोनों मिल करके इधर कितना चला जाएगा, Im, न्यूट्रल से कोई करंट नहीं, ठीक है। तो B फेज में अब B1 में करंट इन कर रहा है, B1 में करंट इन कर रहा है, तो B1 में क्या हो जाएगा, साइन क्रॉस होगा कि नहीं होगा, और B2 में डॉट, और B1 B2 का सेम ऐसे मैग्नेटिक, ठीक है। तो इतना करने के बाद देखिए, अब हम दो तरह से, मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो फ्लक्स फेजर डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, है ना, लेकिन उसका डायरेक्शन भी उस फ्लक्स फेजर डायग्राम से निकलेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन हम चाहें तो यहां से भी निकाल सकते हैं बाय द यूज ऑफ दिस थंब रूल। देखिए जरा, देखिए ये तीन जो हैं, ये तीन जो क्रॉस वाले हैं ये एक तरफ शिफ्टेड हो गए, और ये तीन डॉट वाले एक तरफ शिफ्टेड हो गए, है ना। अगर हम इन तीनों क्रॉस वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें, या आप सिंपल पूरे को देखिए तो इन तीन, इस मतलब ये जो पार्ट है, अगर हम इसको इस तरह से बाइफरकेट मतलब ये करें तो इतने पार्ट से करंट इन हो रहा है, क्रॉस 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 इन हो रहा है, और इधर के तीनों पार्ट से करंट बाहर निकल रहा है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाएं इन तीनों के कारण, या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इन तीनों में क्रॉस है, तो इन तीनों का कंबाइन अगर करंट को हम थंब से दिखाएं इनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, कुछ इस तरह का,
तीनों का कंबाइंड अगर कहें कि इनवर्ड अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, ठीक है। और इन तीनों में करंट है बाहर, तो इन तीनों का बाहर का अगर करें आउटवर्ड, इन तीनों का कंबाइंड करंट बाहर करें आउटवर्ड, तो कैसा होगा, कुछ इस तरह का। ठीक है, आउटवर्ड कुछ इस तरह का। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रहा है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में किस तरफ, इस तरफ ना। 0 डिग्री पर कहां था, वर्टिकली नीचे, और अब कहां है, कुछ इस तरह से। कितने एंगल पर, अब देखिए 1 के सामने सामने है ना। हम लोग इसको प्रूव भी कर देंगे कि ये कितने एंगल से मूव कर रहा है, लेकिन अभी आपको दिख रहा है क्या कि ओमेगा टी इक्वल टू 30 पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये रिजल्टेंट किस तरफ हो गया, ये हो गया 30 डिग्री से मैग्नेटिक फील्ड भी मूव कर गया, 30 डिग्री से मैग्नेटिक फील्ड भी मूव कर गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि ओमेगा टी इक्वल टू 0 और ओमेगा टी इक्वल टू 30 का मतलब क्या है कि टाइम पास कर रहा है ना, टाइम इलैप्स हो रहा है। तो देखिए है ना, ये जो है ये तो हम जानते हैं ना कि टाइम के साथ अभी किसी टाइम पर 0 है, फिर किसी टाइम पर कुछ होगा, फिर मैक्सिमम होगा 0, फिर पोलरिटी चेंज करेगी। एसी सप्लाई तो ऐसा ही होता है कि नहीं। और यहाँ पे जब यहाँ पर था सप्लाई, हम सिर्फ आर फेज का बात कर रहे हैं, जब मतलब तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड था नीचे। जब थोड़ा टाइम बीता है और ओमेगा टी इक्वल टू 30 हुआ, 30 डिग्री, तो मैग्नेटिक फील्ड पे 30 डिग्री मूव कर गया। सिमिलरली जब ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे, अभी ऐसे है, ऐसे मूव, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कि ये ऐसे ऐसे मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड। किस डायरेक्शन में, ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। दिस इज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, ओमेगा टी इक्वल टू 0 पर नीचे, 30 पे यहाँ, 60 पे, 90, 120, 180, इस तरह से ये भी मूव करते रहेगा। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि 3 फेज वाइंडिंग जब हम करते हैं, 3 फेज ही नहीं, आप अगर पॉलीफेज वाइंडिंग करते हैं और उसमें पॉलीफेज सप्लाई देते हैं, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 3 फेज के लिए स्पेशल, ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉलीफेज मतलब एक से ज्यादा जैसे ही होगा, 2 फेज अगर होगा, अगर आप 2 फेज वाइंडिंग करेंगे, कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, कि अगर 2 फेज वाइंडिंग करेंगे और 2 फेज सप्लाई देंगे तो भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर 4 फेज सप्लाई देंगे और 4 फेज वाइंडिंग करेंगे तो भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। नोट में भी, आपके नोट्स में है ये लिखा हुआ कि पॉलीफेज वाइंडिंग में अगर पॉलीफेज सप्लाई दी जाएगी तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही बनेगा। समझा कि नहीं बात। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा, ठीक है। तो यहां तो आप इससे देख रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको मैग्नीट्यूड तो निकालना है ना, कि मैग्नीट्यूड क्या, मैग्नीट्यूड जब ओमेगा टी इक्वल टू 0 था तो कुछ और था, 30 डिग्री पर क्या मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, तो उसको देखने के लिए हम लोगों को फ्लक्स फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। 1 मिनट। यहाँ पे अगर आर फेज के फ्लक्स को दिखाना हो तो ये होगा इस तरफ क्रॉस, तो ये कुछ इस तरफ होगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना था, KNIM/2, ठीक है। वाई फेज का अगर दिखाना है तो कुछ इस तरह से, 5y इक्वल टू KNIM, और यहां से ये एंगल थी 60 डिग्री और ये एंगल था 30 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली अगर बी फेज को दिखाना है, बी फेज को हम छोटा बनाए हैं जानबूझकर क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कम है कि नहीं, तो ये कितना है, KNIM/2 and this angle will be 60 डिग्री। इन तीनों वेक्टर्स का, इन तीनों फेजर्स का हम लोगों को क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है ना। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे नेटवर्क में जो हम लोगों ने पढ़ा था कंपोनेंट से, है ना।
इन तीनों का हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे और फिर रिजल्टेंट से रिजल्टेंट निकालेंगे। देखेंगे कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए टेकिंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, आर फेज का तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर ही है, तो फाई वाई एच, वाई फेज का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो इसका इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा, फाई वाई cos 60 होगा नहीं, फाई वाई cos 60 और cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा kn im/2, ठीक है। y फेज का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया kn im/2। सिमिलरली b फेज का अगर देखें, b फेज का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो phi b cos 60। अब देखिए अगर हम phi b cos 60 लेंगे तो इस तरफ निकलेगा कंपोनेंट, इसका इस तरफ होगा ना cos 60। तो क्या करेंगे, जब रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे, उसमें से घटा देंगे, क्योंकि phi r इधर है, phi y भी इधर है, phi b इधर है, तो रिजल्टेंट अगर इस तरफ होगा तो क्या होगा, इन दोनों में से ये माइनस होगा, तो phi b cos 60 कितना होगा kn im/2 है, तो ये हो जाएगा kn im/4, क्योंकि इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो देखिए क्या हो जाएगा kn im/2, ये r फेज का हम लिखें प्लस y फेज का भी kn im/2 माइनस b फेज का kn im/4, ठीक है। kn im/2 प्लस kn im/2 माइनस, तो ये हो जाएगा kn im, तो 4 kn im माइनस kn im, तो ये हो जाएगा आपको 3 kn im/4, ठीक है। ये हो जाएगा रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आपका 3 kn im/4 इस डायरेक्शन में। अब देखते हैं रिजल्टेंट वर्टिकल कंपोनेंट। तो रिजल्टेंट वर्टिकल कंपोनेंट आप देखिए, आर फेज का रिजल्टेंट हम इधर लें चाहे इधर लें, वैल्यू क्या होगी, अगर ऊपर लेंगे तो भी क्या होगा, दिस cos 90 0, नीचे भी दिस cos 90 0, तो ये हो जाएगा 0। अब अगर phi y फेज का अगर वर्टिकल कंपोनेंट लें तो इसका अगर इस तरफ लें तो क्या लिख सकते हैं kn im cos 30, इस तरफ 30 डिग्री है cos 30, यानी हो जाएगा √3/2 kn im, ठीक है। और नेक्स्ट phi b का अगर हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट लें तो ये हो जाएगा kn im/2 cos 30, तो ये हो जाएगा √3/4 kn im, ठीक है। तो रिजल्टेंट वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, आर फेज का तो है ही नहीं, y और b दोनों इसी डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा √3/2 kn im प्लस √3/4 kn im। यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए 4 का, तो 2 2 जा 4, 2√3 प्लस √3, यानी कि इट विल बी ये 2√3 प्लस √3, 3√3 kn im, ठीक है। और इसका डायरेक्शन नीचे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ बनाएंगे रिजल्टेंट फिगर, जिसमें कि रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और रिजल्टेंट वर्टिकल कंपोनेंट होगा। देखिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इधर हो गया 3 kn im/4, वर्टिकल कंपोनेंट इधर हो गया 3√3/4 kn im, और उनका रिजल्टेंट यहाँ होगा कुछ एंगल के साथ। अब इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए इस फार्मूला को यूज किए,
इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये होता तो cos 90 होता है, इन दोनों के बीच 90 है इसलिए वो टर्म खत्म हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 3/2 KNIM, जो कि ओमेगा t इक्वल टू 0 पे भी आया था। इसका मतलब क्या है कि ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमता तो है टाइम के साथ, इट मूव्स, ओमेगा t इक्वल टू 0 पे यहाँ था, 30 पे यहाँ, लेकिन घूमने के साथ इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, अब ये एंगल निकालना है तो इसमें तो आप लोग एक्सपर्ट हैं। ये वर्टिकल से ही क्यों लिया एंगल, क्योंकि 0 डिग्री पे वर्टिकल यहाँ था, तो अब हमको देखना है कि रिजल्टेंट अब कितने एंगल से गया है। तो इसमें अब क्या करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, साइन लगाइए, टैन लगाइए। तो जनरली टैन अगर लगाएं तो टैन थीटा क्या होगा, इस ट्रायंगल के लिए देखिए टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है, ये है 3KNIM/4 डिवाइडेड बाय 3√3/4 KNIM। This will get cancelled, this will get cancelled, this will get cancelled. So tan theta equal to 1/√3 and therefore theta equal to कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने प्रूव भी किया कि एंगल कितने डिग्री से मूव कर रहा है, 30 डिग्री से मूव कर रहा है। ठीक है, यानी कि ओमेगा t इक्वल टू 30 पे ये कितने डिग्री से मूव कर गया, 30 डिग्री से। सिमिलरली आप चाहें तो रफ में कहीं पर 60 डिग्री 90 डिग्री भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं, आप करेंगे तो आपका प्रैक्टिस होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 30 डिग्री से मूव कर गया ओमेगा t इक्वल टू 30 पर। लेकिन अभी इसमें और भी चीजें निकालनी है, जैसे देखिए ओमेगा t इक्वल टू 0 पर ये 30 डिग्री से मूव कर गया, तो देखिए जरा अगर हम आर फेज वाले को बनाएं तो ओमेगा t इक्वल टू 2 पाई पे एक साइकिल कंप्लीट होता है, 2 पाई पे। अगर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू सपोज 1 हर्ट्ज है या 1 साइकिल पर सेकेंड है। ठीक है, एक सेकेंड में एक साइकिल, मतलब इतना टाइम, इतने देर में ये एक साइकिल में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड सपोज। ऐसे तो 50 हर्ट्ज होता है, लेकिन मान लीजिए अगर फ्रीक्वेंसी है 1 साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, तो आप जरा ये सोच के बताइए कि अगर ये मशीन चल रहा है, ठीक है ना, 3 फेज 2 पोल है, तो एक साइकिल में मतलब 2 पाई में ये मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल कवर कर लेगा। अभी हम लोग क्या देखें, ओमेगा t इक्वल टू 0 पर ये ऐसे है, ओमेगा t इक्वल टू 30 पर ये 30 डिग्री मूव कर गया, 60 पे 60, 90 पे 90, 120 पे 120, 180 पे यहाँ, फिर सिमिलरली 212, 270, 360। यानी कि हम क्या निकालना चाह रहे हैं, I want to find out the speed of this magnetic field। इसकी स्पीड क्या है इन RPS, रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो अगर फ्रीक्वेंसी 1 साइकिल पर सेकेंड है, 1 सेकेंड में 1 साइकिल, तो इसकी स्पीड क्या होगी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या होगी, 1 सेकेंड में 1 रेवोल्यूशन, है ना। देखिए 1 सेकेंड में 1 साइकिल कंप्लीट हुआ, 2 पाई पहुंचे, तो जब ओमेगा t इक्वल टू 2 पाई होगा तो ये भी तो 2 पाई कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि ओमेगा t इक्वल टू 30 पे क्या देख रहे हैं, 30, 60 पे 60। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी 1 साइकिल पर सेकंड है तो इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रोटर्स स्पीड, रोटर की तो बात ही नहीं होगी, अभी तो स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड को देख रहे हैं, इसकी स्पीड क्या कह सकते हैं, 1 RPS, 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है ना, क्योंकि एक सेकेंड में यहाँ पे 2 पाई हो रहा है, 1 सेकेंड में ये भी अपना 2 पाई कंप्लीट, 1 रेवोल्यूशन ये भी कंप्लीट कर रहा है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि n इक्वल टू f है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है, जिसको कि सिंक्रोनस स्पीड भी कहते हैं, ns सिंक्रोनस स्पीड, वो किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी के बराबर। अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है
50 साइकिल पर सेकेंड, एक सेकेंड में इस तरह के 50 साइकिल हो जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक सेकेंड में ये मैग्नेटिक फील्ड भी 50 बार घूम गया होगा, क्योंकि हर बार जब 2 पाई आएगा तो ये अपना एक साइकिल कंप्लीट, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया रहेगा, फिर 2 पाई, फिर एक रेवोल्यूशन। समझ में आ रही है बात? तो जितना जो फ्रीक्वेंसी होगी वही इसकी स्पीड है। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी? समझ में आ रही है? तो यानी कि अगर 50 साइकिल पर सेकेंड है तो एक सेकेंड में 50 बार 2 पाई आएगा, तो ये 50 बार अपना रेवोल्यूशन भी पूरा कर लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ns इज इक्वल टू f, है ना। अभी हमने ये देखा कि सिंक्रोनस स्पीड किसके बराबर है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर। लेकिन दिस केस इज फॉर 2 पोल्स। क्या ये कंडीशन ns इक्वल टू f का क्या 4 पोल के लिए भी वैलिड है? क्या 6 पोल के लिए भी वैलिड है? क्या 8 पोल के लिए भी वैलिड है? और भी जो भी हमने कंक्लूजन्स निकाले अभी तक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का, हमने क्या कंक्लूजन निकाला? एक तो निकाला कि पॉलीफेज वाइंडिंग में अगर पॉलीफेज सप्लाई देंगे तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है जो कि टाइम के साथ रोटेट करता है। दूसरा, रोटेशन के दौरान उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, मैग्नीट्यूड वही रहता है। आप 60 पे भी करके देख सकते हैं, यही आएगा मैग्नीट्यूड 3/2 के एन। तीसरा, इसके रोटेशन की स्पीड जो है वो ns इक्वल टू f है। अभी हम ये नहीं कर सकते हैं, अभी तो देखेंगे 4 पोल के लिए, तब पता चलेगा कि है कि नहीं। ठीक है ना। तो आइए अब एक मशीन डिजाइन करते हैं 3 फेज 4 पोल के लिए। 3 फेज 4 पोल वाइंडिंग। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करना है। 4 पोल वाइंडिंग करना है और 3 फेज वाइंडिंग करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जैसा हमने वहां भी किया था, एक स्लॉट बना लेते हैं और उसमें एक वायर डाल देते हैं R1। ठीक है, उसके बाद आगे का काम देखेंगे। ठीक है, अब इस कॉइल साइड का रिटर्न, तो हमको पता है कि 2 कॉइल साइड के बीच में, जो हमने 3 फेज 2 पोल के किया, कि 2 कॉइल साइड के बीच में इलेक्ट्रिकल एंगल होना चाहिए 180 डिग्री, है ना। तो थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू p/2 थीटा मैकेनिकल, तो ये तो 180 डिग्री होना ही चाहिए। और p कितना है? 4/2, और थीटा मैकेनिकल निकल जाएगा यहाँ से। थीटा मैकेनिकल मतलब एक्चुअली किस एंगल से निकलेगा, ताकि थीटा इलेक्ट्रिकल 180 डिग्री रहे। 2 पोल के लिए हमने देखा था कि थीटा मैकेनिकल भी कितना आया था? 180 डिग्री। अब आते हैं, देखते हैं 4 पोल के लिए। तो 4 पोल के लिए अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि थीटा मैकेनिकल कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। यानी कि एक वायर हमने यहाँ डाला, अब ये पीछे तक जाएगा, फिर ऐसे, है ना, ये जो वायर है ये ऐसे गया, फिर पीछे से इसको ऐसे घुमाएंगे और फिर तब यहाँ से निकालेंगे, मतलब यहाँ से निकालेंगे, पीछे क्रॉस यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर पे, इधर या इधर आप कर सकते हैं, 3 नंबर पे ये होगा आपको R2 रिटर्न। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं वाई फेज पर। वाई फेज के बारे में हमने कैसे किया था कि चूंकि 3 फेज वाइंडिंग करनी है, इसका मतलब है कि R फेज और Y फेज के बीच में 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। तो 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। तो थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू p/2 थीटा मैकेनिकल, ये होना चाहिए 120 डिग्री। इस चीज को समझना है, 180 डिग्री क्या होना चाहिए? 2 कॉइल साइड के बीच में, और 120 डिग्री क्या होना चाहिए? 2 फेज के बीच में। मतलब 180 डिग्री होना चाहिए R1 और R2 के बीच में, और 120 होना चाहिए R1 और Y1 के बीच में इलेक्ट्रिकल एंगल। हालांकि 2 पोल में तो सेम आया, और 4 पोल के लिए हम क्या देखें? R1 और R2 के बीच में 90 डिग्री आया। अब आते हैं R1 और Y1 के बीच में, तो 120 डिग्री होना चाहिए। तो 4/2 थीटा मैकेनिकल, यहाँ से हमको वो एंगल मिलेगा जिसपे एक्चुअली हमको Y1 को रखना है। तो ये कितना आ रहा है? तो थीटा मैकेनिकल आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब यहाँ से 60 डिग्री, 30 है तो ये 60 डिग्री।
यानी कि y1 कहाँ रखाएगा, यहां रखाएगा। R1 से 60 डिग्री पर, ठीक है। नेक्स्ट, अब बाकी सब ऐसे हो जाएगा। अब y1 का रिटर्न, जैसे R1 का रिटर्न 90 डिग्री पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वैसे ही y1 का रिटर्न y1 से 90 डिग्री पर, तो 30 60 90, है ना। यहां पे क्या होगा, y2 हो गया। अब हमको करना है b1 होगा अब y1 से 60 डिग्री पर, जैसे R1 से y1 60 डिग्री पर है, वैसे ही y1 से b1 में कितने डिग्री पर होगा, 60 डिग्री पर, यानी 30 60 यहां पे, ठीक है। b1 और इसका रिटर्न इससे 90 डिग्री पर, तो 30 60 90। इसके साथ आपकी वाइंडिंग कंप्लीट हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जो आपको दिख भी रहा होगा, कि वाइंडिंग तो हो गई लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल है क्या, ये सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि आप देखिए ये आधा पार्ट वाइंडिंग से इधर हो गया, इधर वाला पार्ट पूरा का पूरा क्या है, खाली है। तो ऐसे कंडीशंस में जनरली जब 4 पोल हो गया, तो हम लोग इस वाइंडिंग पैटर्न को कंटिन्यू रखते हैं एक बार और, है ना, एक बार और इसको कंटिन्यू करते हैं वाइंडिंग पैटर्न को, जो हमने अभी किया इसी को एक बार और कंटिन्यू करते हैं। कैसे, R1 से रिटर्न है R2 90 डिग्री पर है, मतलब क्या हुआ, R1 में एक वायर डाले, वहां से R2 निकला, फिर क्या करेंगे कि उस वायर से कनेक्ट करके एक और वायर को, और तब डालेंगे R2 से 90 डिग्री पर। पैटर्न को आगे, मतलब इसके पूरे जगह को यूटिलाइज करने के लिए, सिमेट्रिकली करने के लिए, R1 से R2 90 डिग्री पर था, सिमिलरली हम R2 से 90 डिग्री पर एक और स्लॉट बनाएंगे, है ना। और R2 से जो R1 से R2 अभी इंड नहीं हुआ, ये फेज अभी इंड नहीं हुआ है, R2 से जो वायर निकलेगा उसमें और वायर जोड़ के या वही आगे बढ़ा करके वो फिर जाएगा किसमें, इसमें। इसको कि आप R3 बोल सकते हैं या R1 डैश बोल सकते हैं, जो बोलना है वही R3। और फिर R3, है ना, यहाँ R1 गया, R1 से R2 निकला, फिर यहाँ से R3 में डाले, फिर R3 से R3 का रिटर्न कहाँ होगा, R4, यहाँ इधर 90 डिग्री पे। अब जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा पैटर्न आपका बन गया। और इस तरह से करते हैं जब भी पोल 2 से बढ़ता है। जब 6 पोल में आएंगे तो फिर हमको 3 बार में कंप्लीट होगा, R1 R2 R3 R4 R5, इस तरह से करेंगे, ठीक है, होता है। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे जाकर के आपको R फेज की वाइंडिंग कंप्लीट हुई। R1 में ही निकालिए, R2 से निकाले, R3 में ही निकालिए, R4 से निकाले, अब जाके कंप्लीट हुआ। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये R1 है, R1 बाहर रहेगा, ठीक है, ये R1 है, और इसका रिटर्न R2, लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं होगा, 2 पोल में यहाँ पे खत्म तक आ है, यहाँ पे नहीं, R2 R3, और तब फाइनली क्या है, R4। ये टर्मिनल फाइनल टर्मिनल है, R4। समझ आ गई बात, R1 R2 R3 R4। अब सिमिलरली बाकी सबका भी कीजिए, Y1 Y1। अब अगला होगा Y2 से 90 डिग्री पर, 30 60 90। अब आप चाहें तो पॉज करके खुद से कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके खुद से कर सकते हैं, और फाइनली हमसे मैच कर सकते हैं। Y2 ये क्या होगा, Y3, फिर नेक्स्ट, मतलब Y1 में इनकी, Y2 से निकाले, फिर Y3 में इनकी, तो इससे 90 डिग्री पे करेंगे, 30 60 90। आप देखिएगा ऑटोमेटिकली अपने अपने एंगल्स को वाइंडिंग्स लेती जाएंगे। यहाँ हो जाएगा Y4, ठीक है। अब आते हैं B3 पर, 30 60 90 जगह इसके लिए ऑटोमेटिकली खाली।
B3 और 30 60 90 B4। तो ये कंप्लीट वाइंडिंग हो गई। आपने इस तरह से वाइंडिंग कर दिया, इसका मतलब आपने 3 फेज 4 पोल वाइंडिंग कर दिया। समझ आ गई बात? अब हमको फिर से देखना है कि 3 फेज 4 पोल के लिए चीजें क्या है। इसमें उतना डिटेल में नहीं होगा, बस हम लोग डायरेक्शन देखेंगे और आगे देखेंगे क्या है। तो देखिए, जब ये कंडीशन है, यहाँ पर R1 है, यहाँ फिर आपको यहाँ पे Y1 है, यहाँ पे B1 है, फिर स्टार। अच्छा, इसमें हम आगे नहीं बढ़े, ठीक है। ये हो गया Y1, Y2, Y3 और Y4। सिमिलरली ये B1, B2, B3, B4 और ये हमने इसको कंबाइन कर दिया, न्यूट्रल कंप्लीट है। ठीक है, अब आते हैं एक बार फिर से हम लोग करंट वगैरह के सीन पर। ठीक है, तो क्या हमको पता है IR इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, IY इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री एंड IB इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। ठीक है ना? तो देखते हैं केस 1, ओमेगा टी इक्वल टू 0। तो ओमेगा टी इक्वल टू 0 पर देखिए IR क्या हो जाएगा, 0। तो फाई R भी क्या हो जाएगा, 0, यानी R फेज में कोई करंट नहीं। IY में क्या हो जाएगा, जो हम लोग कर चुके हैं, IM साइन माइनस 120 डिग्री, है ना। मतलब ये हो जाएगा आपको माइनस IM/2। ठीक है, ठीक है ना। तो फाई वाई, सीधे हम फाई वाई लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, KNIM/2। अब आइए, अब जरा इसमें आइए, इसमें देखें इंटरेस्टिंग, करंट की वैल्यू निगेटिव आ गई, मतलब वाई फेज करंट को ले नहीं रहा है बल्कि दे रहा है, यानी Y1 से करंट बाहर जा रहा है। ठीक है, Y1 से करंट बाहर जा रहा है, मतलब Y1 में हो जाएगा डॉट, Y1 से करंट बाहर जा रहा है तो Y1 में डॉट, Y2 में क्रॉस। देखिए Y2 में क्रॉस, है ना। Y1 से करंट बाहर जा रहा है, देखिए यहाँ पर, यहाँ से क्या है कि ये Y4 में इन किया, Y3 से निकला, फिर Y2 में इन किया और Y1 से निकला, कुछ इस तरह से। आप यहाँ से देखिए, Y1 से बाहर निकला तो Y2 में इन कर रहा है और Y3 से बाहर निकल रहा है और Y4 में इन कर रहा है, अल्टरनेट चलता है। जैसे उसमें हम लोग करते थे ना कि Y1 है तो Y1 से डॉट है तो Y2 में क्रॉस ही होगा, उसी तरह से Y1 में डॉट है तो Y2 में क्रॉस होगा, इसका मतलब है कि Y3 में डॉट होगा और Y4 में क्रॉस होगा। मतलब Y4 से, अब देखिए यहाँ पर Y4 से करंट इन किया, Y3 से निकला, फिर Y2 में गया, फाइनली Y1 से निकल के Y2 चला गया। करेक्ट? तो ये कुछ पिक्चर बन रहा है, इन चारों को मैंने बना दिया। ठीक है, ओके। अब आते हैं बी फेज में, IB इक्वल टू IM साइन 150 डिग्री, ये हो जाएगा IM/2 साइन 150 डिग्री। ठीक है, और फाई B कितना हो जाएगा, KNIM/2। तो IB पॉजिटिव है, इसका मतलब B1 में करंट इन कर रहा है, तो B1 में इन करेगा, B2 से आउट जाएगा, B3 में इन करेगा, B4 से आउट जाएगा और फिर R फेज में है नहीं, जितना करंट B से आया उतना करंट Y से चला गया। तो B1 में करंट इन कर रहा है, तो B1 में इन अगर कर रहा है तो B1 में हो जाएगा क्रॉस, फिर B2 में डॉट, फिर B3 में क्रॉस और फिर B4 में डॉट। कंप्लीटेड? ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए, इसमें हम लोगों को 4 पोल के लिए जो है, क्योंकि एग्जाम में अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आता है
तो आप पहले जो है उसका जो कंक्लूजन वाला पार्ट है वो लिख सकते हैं, ताकि उसके बारे में बता दीजिए। और उसके बाद फिर 3 फेज 2 पोल का करके, अगर 6 नंबर में पूछ रहा है तो 3 फेज 2 पोल का करके ओमेगा टी इक्वल टू 0 एंड 30 आप दिखा के कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये जो हम 3 फेज 4 पोल कर रहे हैं, ये स्पेशली कर रहे हैं उसके स्पीड का फार्मूला निकालने के लिए। हमने 2 पोल के लिए देखा था कि ns इक्वल टू f आया था, तो 4 पोल में देख करके कंफर्म करना चाह रहे हैं कि वो आता है कि नहीं, ठीक है। इसलिए इसमें हम लोग फ्लक्स फेजर डायग्राम या अदर डिटेल्स नहीं करेंगे और बहुत लेंदी होता है। तो इसलिए इसमें मेन हमको देखना है डायरेक्शन, ताकि हम उसकी स्पीड को पता लगा सकें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मैग्नीट्यूड जितना 2 पोल में था सेम इसमें भी होता है, 3/2 kN है, ठीक है। बस अंतर क्या होता है, स्पीड में आता है कि नहीं वो देखते हैं। तो आइए इसके लिए हमको डायरेक्शन दिखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कितने एंगल में कितने डायरेक्शन से मूव किया, क्योंकि 2 पोल में देख रहे थे कि ओमेगा टी इक्वल टू 30 पे वो 30 डिग्री मूव किया था। अगर 4 पोल में भी वो 30 डिग्री ही मूव करे तो इसका मतलब है कि वही स्पीड का फार्मूला हो जाएगा ns इक्वल टू f। लेकिन अगर चेंज होता है तो उस हिसाब से फार्मूला भी चेंज होगा। तो मेन हमको देखना है डायरेक्शन अलग अलग ओमेगा टी पर, ठीक है। आइए जरा इसमें देखिए, यहाँ पे इधर दोनों डॉट है, अगर इन दोनों का, ये डॉट है ना, बाहर करंट निकल रहा है, सिर्फ इन दोनों के कारण देखें तो कैसा बनेगा, डॉट कुछ इस तरह, ठीक है। इधर दोनों क्रॉस है, इन दोनों का देखिए अंदर करंट कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। ये दोनों डॉट है, इन दोनों का देखें बाहर करें उंगली करंट के डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगा, ठीक है। और इन दोनों का क्रॉस है, अंदर करें उंगली तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा। देखिए ये इससे आपको कुछ मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग ये डिजाइनिंग किस तरह से किए, 3 फेज 4 पोल। तो देखिए 4 पोल बन रहा है कि नहीं। देखिए अगर इस पार्ट में देखें तो इससे भी मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रहा है और इससे भी मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रहा है। तो अगर इस पार्ट की बात करें, इस पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से नीचे। अगर इस पार्ट की बात करें, इस पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, दोनों, इसके कारण भी इधर, इसके कारण भी इधर। तो इस पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरफ है। अगर इस पार्ट में देखें, यहां पर ऊपर की तरफ है, और अगर इस पार्ट में देखें इस तरफ, तो दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड ऊपर और नीचे दोनों इस तरफ है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसा है। और पूरा कंबाइन करके अगर देखें तो ये कुछ इस तरह का होगा कि मान लीजिए यहां से अगर 2 मैग्नेटिक फील्ड का लाइन निकला है ना, और 2 मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इधर से भी निकला, ठीक है, तो एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, सिमिलरली इसमें से एक इधर चला गया और एक इधर चला गया, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ये इधर से रिटर्न इसमें, जैसा हम लोग डीसी मशीन में देखे थे 4 पोल के लिए, इसमें, और इसमें का रिटर्न इसमें, और इसमें का रिटर्न, तो कुछ इस तरह का बनता है। तो अगर हम यहाँ पे फिर से आपसे पूछें कि पोल बताओ, ठीक है, तो इस पार्ट से, अब हम ब्लैक से लिखेंगे, इस पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड निकल के एयर में जा रहा है, तो ये पार्ट हो जाएगा नॉर्थ। इस पार्ट का सोचिए, इस आयरन पार्ट का, एयर से इसमें इन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एयर से इसमें इन कर रहा है, तो ये पार्ट हो जाएगा साउथ। इस पार्ट में देखिए, इस आयरन पार्ट से, आयरन से निकल के एयर में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ। और इस पार्ट में अगर देखें तो एयर से आयरन में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ। तो ये 4 पोल बन रहा है, ठीक है। तो हमने 4 पोल की डिजाइनिंग कर ली और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख लिया। अब हमको देखना है कि ओमेगा टी इक्वल टू 0 पर तो ऐसा है, ओमेगा टी इक्वल टू 60 पर देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के रोटेशन में कितना चेंज आता है। तो
ओमेगा टी इक्वल टू 60 पर अगर देखें, 0 पर आपको याद होगा यहाँ था, इधर से इन कर रहा था, इधर से आउट, इधर से इन कर रहा था, इस तरह से 60 पर आई आर इक्वल टू हो जाएगा आई एम साइन 60 √3/2 यानी √3/2 kn है। तो ये क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है मतलब कि R1 में करंट इन कर रहा है ना। पॉजिटिव का मतलब है R1 में करंट इन कर रहा है, और R1 में करंट इन कर रहा है, इसका मतलब R1 में क्रॉस तो R2 में डॉट, R3 में क्रॉस, R4 में डॉट, ठीक है। अगर Y का देखें तो Y का है माइनस, नेगेटिव, मतलब Y में करंट इन नहीं कर रहा है, Y1 से करंट निकल रहा है बाहर, तो Y1 से बाहर निकल रहा है तो Y1 में डॉट, तो Y2 में क्रॉस, तो Y3 में डॉट, और Y4 में क्रॉस, हो गया। और अगर आप B फेज को देखिए तो B फेज का हो जाएगा क्या, 0, ठीक है। अब आते हैं एक बार फिर से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के ऊपर। तो यहाँ पर ये क्रॉस है, तो क्रॉस के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, यहाँ पर ये डॉट है बाहर, ये दोनों क्रॉस, ठीक है, और ये दोनों डॉट। आइए जरा एक बार फिर से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस को देखें। इन दोनों के कारण हम क्या देख रहे हैं कि यहां से करंट इधर इन कर रहा है, और यहां पे क्या देख रहे हैं कि जा रहा है इधर, यहां पे क्या देख रहे हैं, इन कर रहे हैं, और यहां पे क्या देख रहे हैं कि बाहर जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो पहले ऐसा था वो रोटेट तो किया है, लेकिन ओमेगा टी इक्वल टू 60 डिग्री पर ये कितने डिग्री से रोटेट किया है, देख के बताइए। पहले जो यहां था R1 से नीचे जा रहा था, वो अब यहां से जा रहा है नीचे, जो कि B4 है। तो जो यहां था वो अब यहां से जा रहा है, तो कितने एंगल से शिफ्ट किया, 30 डिग्री से, है ना। यानी कि पहले ध्यान दीजिए, पहले जब हम लोग देख रहे थे तो ओमेगा टी इक्वल टू 30 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड भी 30 डिग्री मूव कर रहा था 4 पोल के लिए, लेकिन यहाँ पे ओमेगा टी 2 पोल के लिए, और 4 पोल के लिए हम क्या देख रहे हैं कि ओमेगा टी इक्वल टू, जब ये ओमेगा टी इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, यहाँ पे 60 डिग्री पर ओमेगा टी इक्वल टू 60 डिग्री पर ये कितना एंगल मूव किया, 30 डिग्री ही मूव किया, आधा मूव किया 4 पोल में, है ना। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी हमारी 1 साइकिल पर सेकेंड है, 1 सेकेंड में अगर हम 1 साइकिल कवर कर रहे हैं, ठीक है, 4 पोल के लिए, और जबकि हम देख रहे हैं कि ओमेगा टी इक्वल टू 60 पर ये 30 डिग्री ही मूव किया, तो आप सोच के बताइए कि इसकी स्पीड क्या होगी, ns सिंक्रोनस स्पीड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, सिंक्रोनस स्पीड करता है। इसकी स्पीड क्या होगी, क्या f होगी, 1 सेकेंड में f, तो यहाँ 1 सेकेंड में 1 साइकिल तो पूरा हो गया, ये तो 2 हो गया, लेकिन ये अभी 180 पर ही होगा, क्योंकि ओमेगा टी इक्वल टू 60 पर ये 30 है, देखिए 60 पर ये मूव करके यहाँ आया, 90 पर ये 45 पे होगा, ओमेगा टी इक्वल टू 180 पर यहाँ होगा, ओमेगा टी इक्वल टू 360 पर ये 180 डिग्री कवर किया है, आधा मूव कर रहा है। यानी कि अब की इसकी स्पीड क्या है, ns इक्वल टू f/2 rps रेवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। तो इसकी स्पीड ns इक्वल टू f/2 4 के लिए ये हो गया। जब आप 6 के लिए देखेंगे, 6 पोल के लिए, तो यही चीज आपको f/3 आई, है ना। जब आप ओमेगा टी इक्वल टू 90 पे होंगे तो ये 30 डिग्री शिफ्ट किया होगा, 30 डिग्री रोटेट किया होगा। तो एक जनरल फार्मूला तो चाहिए कि नहीं, तो जनरल फार्मूला जो इसका है वो है 2/p, ns इक्वल टू 2f/p। अब यहाँ पर आप 4 रखिए तो भी सेटिस्फाई करेगा, 6 रखिए तो भी सेटिस्फाई करेगा, 8 रखिए तो भी सेटिस्फाई करेगा। तो दिस इज द स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या है, ns इक्वल टू 2f/p rps, ठीक है। और आरपीएम में अगर देखें तो 120 f/p जो स्पीड का होता है,
वो है इसका, ठीक है। एक तो एक कंक्लूजन ये हुआ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड वही रहेगा कितने भी पोल की मशीन हो, 3/2 KNIM रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। स्पीड NS इक्वल टू 120 F/P RPM। और ये स्पीड किसके रिस्पेक्ट में है, ये रिस्पेक्ट वाली जो बात है ये 3 फेज इंडक्शन मोटर में बहुत आने वाली है। किसके रिस्पेक्ट में है, जो मतलब कि ये इतने स्पीड से घूम रहा है, किसको दिखेगा, स्टेटर पे, स्टेटर स्थिर पार्ट है, तो स्टेटर पे अगर कोई है बैठा हुआ तो उसको क्या दिखेगा, ये इतने स्पीड से चल रहा है। या बाहर भी स्टेशनरी ग्राउंड पे भी अगर कोई देख रहा है चश्मा लगा करके ऐसा जो कि फील्ड देख सके, उसको भी क्या दिखेगा कि इसी स्पीड से घूम रहा है। लेकिन अगर कोई आदमी मूव कर रहा है, जैसे यही भाई साहब ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं या चल रहे हैं, है ना, तो क्या उनको ये इसी स्पीड पे घूमता दिखाई देगा, कुछ चेंज होगा, वो रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट आएगा इसमें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको हम लोग देखेंगे अगले क्लास में किस तरह से क्या है। फिलहाल ये 3 पॉइंट हुए आपको। तीसरा पॉइंट ये कि ये जो स्पीड है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की, ये किसके रिस्पेक्ट में है, तो समझ लीजिए ये उस स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में है जिसमें कि इस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने वाली वाइंडिंग्स है, ठीक है। जिस स्ट्रक्चर में इस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने वाली वाइंडिंग है उसके रिस्पेक्ट में ये इतना स्पीड है। जैसे स्टेटर के रिस्पेक्ट में है, ये मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, स्टेटर की वाइंडिंग्स बना रही है। तो वाइंडिंग्स, जिस वाइंडिंग के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्पीड उस स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में होती है जिसमें कि वो वाइंडिंग है, और कितना होता है 2F/P। बात समझ में आ गई। क्योंकि ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रोटर का भी, जब रोटर पढ़ेंगे तो रोटर का भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा और उसकी भी स्पीड आएगी, तो उसकी स्पीड भी यही 2F/P होगी, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, रोटर के स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो सिंक्रोनस स्पीड होती है ये किसके रिस्पेक्ट में होती है, उस स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में होती है जिसमें कि वो वाइंडिंग्स होती हैं जिसने कि इस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया। क्लियर, एक बार और क्लियर होगा आगे, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट है डायरेक्शन के चेंज होने का, क्या कहते हैं उसको, फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस पे डिपेंड करता है, तो उसको हम देखेंगे अगले क्लास में। ऐसे ही क्लास बहुत लंबा हो गया, तो उसको हम लोग अगले क्लास में देख करके इस टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू।